हेलो दोस्तों, अभी आज अपन इस लेक्चर में करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है लाइट, उस चैप्टर को। तो इस लेक्चर के मैं दो पार्ट बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में आपको मिरर के बारे में बताऊंगा एंड अदर जो है उसके अंदर अपन लेंस के बारे में करेंगे। ये कहने का मतलब पहले वाले में रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वाले में रिफ्रैक्शन। ओके, तो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और साथ में आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले अपन लाइट चैप्टर में पढ़ते हैं लाइट क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद में देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ये क्या होता है। फिर नेक्स्ट टाइम इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है, मिरर और उसके टाइप्स, कितने टाइप के मिरर होते हैं। फिर अपन रे डायग्राम और फिर उसके यूजेज और फिर देखेंगे साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला। और एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा जिसके अंदर आपको इसके सारे न्यूमेरिकल्स भी सिखा दूंगा। ओके, तो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले अपना जो पॉइंट दिया है वो है लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है ये एनर्जी की फॉर्म ही है। जैसे आप पढ़ते हो ना, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, ऐसे ही लाइट भी एक एनर्जी ही है। लेकिन विच इनेबल टू अस टू सी, किसी भी चीज को देखने के लिए ये हमें हेल्प करती है। लाइट एक तरीके की क्या है, एनर्जी है जो कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करती है। आई होप लाइट क्या होती है क्लियर हुआ होगा। फिर है लाइट की प्रॉपर्टीज। लाइट की जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, ऐसे नहीं कि वो ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चल रही है। हमेशा कैसे चलती है, एकदम से स्ट्रेट लाइन में चलती है। फिर है इट हैज ड्यूल नेचर। लाइट का नेचर ड्यूल होता है। लाइट का नेचर कैसा होता है, ड्यूल। ड्यूल से मतलब एक तो ये पार्टिकल की वेव में चलते हैं, दूसरा वेव की फॉर्म में चलती है। इस वजह से इसका नेचर कैसा बता दिया, ड्यूल नेचर। लाइट कास्ट शैडो, इस शैडो बनाती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये याद रख लेना, काफी जो न्यूमेरिकल में काम आएगी वैल्यू कि स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वहीं पे व्हेन लाइट फॉल ऑन एनी सरफेस, अगर लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर गिरेगी देन दो फिनोमिना तो शो करेगी ही करेगी। फर्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन एंड अनदर जो है रिफ्रैक्शन। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या है और नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या है। तो करते हैं रिफ्लेक्शन को स्टार्ट। तो सबसे पहले यहां पर इसके बारे में दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में क्या है। When light bounce back after strike a polished surface, कि लाइट जब भी किसी पॉलिश सरफेस पे टकराएगी, मान लो ये कोई पॉलिश सरफेस था, इसके ऊपर लाइट जब टकराई है, टकराने के बाद में, अटैक करने के बाद में, स्ट्राइक करने के बाद में ये वापस अपने उसी मीडियम में रिटर्न कर लेती है। मतलब जो रे आ रही है इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, वापस चली गई इसको रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन सेम मीडियम में चली गई इसलिए इसको कह देंगे रिफ्लेक्शन। ओके, और वहीं पे इसका लॉ भी है। पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे जो आती है उस रे का नेम क्या है, इंसिडेंट, और फिर यहां से ये स्ट्राइक करके वापस चली गई ये रिफ्लेक्टेड रे। और जो आपका सरफेस है उस सरफेस के किसी पॉइंट के ऊपर अगर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो उस लाइन का नाम रखेंगे नॉर्मल। तो कहने का मतलब जो रे आ रही है वो इंसिडेंट रे और जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है सरफेस के साथ वो है नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब एंगल आई। वहीं पे जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको एंगल आर कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। और ये एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, याद रखना एंगल आई जो है ये कभी भी जो आपका सरफेस है इसके और इंसिडेंट रे के बीच में यहां पर कभी नहीं बनता, ये हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ही बनेगा। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है इनसे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं ये दोनों एंगल हमेशा
इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट लॉ यही है रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ है कि जो आने वाली रे है इंसिडेंट रे और जो जाने वाली रे है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों सेम प्लेन पे ही लाई करते हैं, तीनों के तीनों ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आई होप दोनों लॉ क्लियर हुए होंगे कि दो लॉ क्या क्या थे। फर्स्ट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं अपन इमेज कि ये इमेज क्या होती है। तो सबसे पहले इमेज के बारे में बताया है यहां पे, इट इज ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रे एक्चुअल मीट और अपीयर टू मीट। मतलब अगर कोई पॉइंट है उसके ऊपर कम से कम दो रे गिर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, वो हो सकती है एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हो सकता है कि अपन उसको अपीयरिंग करें, मतलब डॉटेड डॉटेड ऐसे करके, है ना। तो उस पॉइंट पे जहां वो इंटरसेक्ट करेंगी वही होगी अपनी इमेज। वही क्या होगी अपनी इमेज। इमेज दो टाइप की होती है, एक तो होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो है ये एक्चुअल में मीट करती है, जबकि डॉटेड वाली वर्चुअल होती है जो अपने को अपीयर करवानी पड़ती है। वहीं कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को अपन स्क्रीन या किसी पर्दे के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं और ये इन्वर्टेड होती है, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा और इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा। ओके, और इसको कभी भी कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के अंदर डिफरेंस बताइए। तो आप वहां पे बता सकते हो कि ये एक्चुअली मीट करती हैं, ये अपीयर होती हैं। ये स्क्रीन के ऊपर गेन नहीं कर सकते, जबकि रियल इमेज को स्क्रीन के ऊपर गेन कर सकते हैं। ये इन्वर्टेड होती है हमेशा और ये हमेशा इरेक्ट होती है। आई होप इमेज के बारे में दोनों टाइप थे अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अभी आगे देखते हैं इमेज ऑन प्लेन मिरर। क्या टॉपिक है? इमेज ऑन प्लेन मिरर। ये आपका कोई प्लेन मिरर रखा हुआ है। ओके, यहां से जो भी ऑब्जेक्ट अपनी रे छोड़ेगा वो छोड़ने के बाद में इसमें टकराएगा और पैरेलल है तो इसके जहां पर भी पॉइंट है वहां से वापिस रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। वहीं इसकी इमेज का ये डिस्टेंस अगर मान लो ये आपका मिरर था और ये ऑब्जेक्ट, ये सपोज दैट डिस्टेंस मान लो 5 मीटर है, तो इसकी इमेज भी अंदर जाके कितनी दूर बनेगी? 5 मीटर पे ही बनेगी। वहीं इसका हेड देखो ऊपर की तरफ है, इस एरो का हेड भी ऊपर है, मतलब इमेज जो होगी वो इरेक्ट भी होगी। कैसी होगी? इरेक्ट। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या होंगे प्लेन मिरर के कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। अगर मान लो इसकी हाइट ये मान लो 2 मीटर की है ऑब्जेक्ट की, तो यहां पर ये भी हाइट क्या होगी? 2 मीटर ही होगी। तो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, दोनों की साइज सेम होती है। बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना ये 5 मीटर मैंने बोला था ना, सेम इमेज भी 5 मीटर अवे जाके मिरर में बनती है। नेक्स्ट होता है लेटरल इन्वर्टेड। इनकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या है? लेटरल इन्वर्टेड। तो लेटरल इन्वर्टेड जो है इसका मतलब कि अपन जो लेफ्ट में ही देखते हैं वो तो राइट में दिखता है और राइट में देखते हैं वो लेफ्ट में दिखेगा। जैसे मतलब कि गर्ल्स वगैरह जो अपने इंडिया में ज़्यादातर क्या करते हैं, नोज के अंदर कुछ डलवा लेते हैं, तो वो जब आईने के सामने खड़ी होती हैं तो उनका लेफ्ट नोज तो ऐसा कैसा दिखता है, जबकि राइट वाले हिस्से में मिरर के अंदर इंडिकेट करने लग जाता है कि वो इस नोज को बना के आए। वहीं अगर अपन हेयर स्टाइल बनाते हैं तो उस दौरान भी आप देखते हो कि एक तरीके से एक मांग निकालते हैं बालों में, तो लेफ्ट का हिस्सा राइट में दिखता है और राइट का लेफ्ट में। या फिर आप अपना एक हैंड ऊपर करके देखना मिरर के सामने खड़े होकर, तो लेफ्ट हैंड को ऊपर करोगे तो आपको दिखेगा कि मिरर में जो अपनी इमेज बन रही है वो राइट हैंड को ऊपर कर रही है। तो ये होता है लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि लेटरली इन्वर्टेड क्या है। इससे अगर थोड़ा सा और समझना चाहें तो आप यहां पे इसको समझ सकते हो कि लेटरली इन्वर्जन होता है, जैसे आप देखते हो एम्बुलेंस के ऊपर इस तरीके से एम्बुलेंस लिखा रहता है, लेकिन सामने वाला जो व्हीकल होता है उसके अंदर उसको देखा जाता है तो एम्बुलेंस वो प्रॉपर वे में दिखता है कि पीछे से एम्बुलेंस गाड़ी आ रही है। तो ये एक तरीके से है लेटरली इन्वर्जन। क्या है? लेटरली इन्वर्जन।
ये आप मैथ के अंदर भी 7th 6th क्लास की जो बुक्स होते हैं वहां पे सिमेट्रिक इमेजेस पढ़ते थे ना, वहां पर भी पढ़ चुके हो। तो ये था आपका लेटरल इन्वर्जन। आगे है इसी के अंदर एक पॉइंट, स्पेरिकल मिरर। क्या है? स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के अंदर आप इसको ऐसे समझ लो कि ये कोई स्पेयर है, ठीक है, ये पूरा क्या है? एक स्पेयर है, जिसके अंदर मैंने ये जो पार्ट बनाया है इस स्पेयर का मिरर पार्ट है। इसके ऊपर मैंने कर दी पॉलिश, इस पे क्या कर दी? पॉलिश। तो ये एक्ट करेगा आपके एक स्पेरिकल मिरर की तरह। अब ये जो स्पेयर है, इस स्पेयर की खास बात क्या है कि यहां पर ये जो है इस स्पेयर का खुद का एक सेंटर होता है, तो जिसको आप सी से इंडिकेट कर सकते हो, जिसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। वहीं ये जो पॉइंट है इसका एक मिड पॉइंट, जो ये कर्व है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, इसका जो ये पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया, मान लो सपोज मैंने यहां पर, इसको कहेंगे पोल। क्या कहेंगे? पोल। और सेंटर से पोल का जो डिस्टेंस होगा इसको आप वैसे रेडियस बोलते हो स्पेयर में, लेकिन यहां पर बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जितनी भी यहां पे इसके पैरेलल रे आएंगी, आने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट से पास आउट होंगी उस पॉइंट को कहते हैं फोकस पॉइंट। क्या कहेंगे? फोकस पॉइंट। और इस F से P के बीच का जो गैप होगा, जैसे C और P के बीच वाले गैप को क्या नाम दिया आपने? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इसी तरीके से जो आपके फोकस पॉइंट और पोल के बीच का गैप होगा, इसे अपन कह देंगे फोकल लेंथ। क्या बोल देंगे? फोकल लेंथ। और ये जो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर जो आपका स्पेरिकल मिरर है इसके दो टाइप्स हैं, मतलब एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये मैंने दो कर्व ले लिए, इसके मैंने इधर पॉलिश कर दी और इसके मैंने यहां पे पॉलिश कर दी। तो ये वाला पोर्शन अपना यहां पर रिफ्लेक्ट करने वाला है, इसमें ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट करने वाला है, तो इसका नाम होगा आपका कन्वेक्स मिरर, सॉरी इसका नाम होगा कनकेव मिरर, और इसका नाम हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मत होना, यहां पे प्रॉपर ध्यान रखना इन दोनों का। ओके, तो आगे देख लेते हैं, इनके डायग्राम भी दे रखे हैं। क्या क्या डायग्राम है? फर्स्ट है कन्वेक्स मिरर। तो देखो आपने ये ऐसा ही बनाया था और इस साइड में यहां पे पॉलिश की, तो ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड साइड में होता है। किस साइड में होता है? आउटवर्ड साइड में। इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम है? डाइवर्जिंग मिरर। वहीं ये जो है इसका इनवर्ड साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ये काव की तरह होता है एक तरीके से। आप ये याद रख लो, काव, काव का मतलब गुफा, ये गुफा की तरह अंदर घुस सकते हैं अपन। तो ये हो गया कनकेव, ठीक है। और ये एक तरीके से इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कन्वर्जिंग क्या है और ये क्या है। उसके बाद में रूल्स देखते हैं अपन किसके लिए। पहला रूल देखेंगे, रूल्स फॉर रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर। तो इसके अपन जो रूल देख रहे हैं, पहला रूल है, क्या है फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल जो आपका कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कि कोई भी रे है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, मतलब ये रे आ रही है जैसे पैरेलल। किसके पैरेलल है ये जो अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस बताई थी ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसके पैरेलल आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमेशा पास आउट एक पॉइंट से ही होंगी, और वो पॉइंट क्या होगा आपका? फोकस पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा? फोकस पॉइंट। तो फर्स्ट तो ये है, और सेकंड वाला जो है वो जस्ट इसका रिवर्स है। वो जस्ट क्या है? इसका रिवर्स रूल है। अभी उसके अंदर उल्टा कर देंगे कि ए रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि ये कोई रे आई जो फोकस पॉइंट से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से वापस चली जाएगी, ये फोकस पॉइंट पे आई और ये वापस रिटर्न कर देगी। उसके बाद में नेक्स्ट रूल जो है वो है आपका, नेक्स्ट लेते हैं अभी। इसमें बताया है
कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है, कहां आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जैसे इस पे आ गई तो जैसे कि जैसे आएगी सेम बैक बाउंस करेगी, मतलब इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है आपका, इसमें बताया है कि अगर कोई रे पोल पे आती है, कहां आ रही है, पोल पे, तो हमेशा वो पोल पे ही जाएगी, मेकिंग इक्वल एंगल, जितने डिग्री का एंगल बन रहा है उतना ही बनाती हुई इस तरीके से आई और इसी तरीके से वापस रिटर्न होके चली जाएगी। ओके, तो ये 4 रूल थे कनकेव मिरर के। पहला क्या था कि अगर कोई पैरेलल आ रही है तो हमेशा फोकस पॉइंट से जाएगी, और अगर कोई फोकस पॉइंट पे आ रही है तो हमेशा पैरेलल जाएगी। सेकंड, सी पे आने वाली सी से ही वापस जाती है, और नेक्स्ट था पी पे आता है तो पी से ही वापस जाएगी। तो ये 4 रूल हैं। आई होप कनकेव मिरर से रिलेटेड इन चारों रूल समझ में आ गए होंगे। अब अपन करते हैं इसके रे डायग्राम, किसके, जो आपका ये पार्ट है ना कनकेव मिरर का, इसमें तो इसकी 6 कंडीशंस हैं। वो देखते हैं, 1 मिनट। फर्स्ट कंडीशन ये है, यहां पर, हाँ, तो फर्स्ट है कि जब ऑब्जेक्ट आप इन्फिनिटी पे ले लेते हो, तो एक बार मैं कंडीशन बता देता हूं, आप ऑब्जेक्ट कहां कहां ले सकते हो। आप इन्फिनिटी पे ले सकते हो, बियॉन्ड सी, उसके बाद एट सी, उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, उसके बाद में बिटवीन सी के बाद में एट एफ, और लास्ट में ले लेंगे बिटवीन एफ एंड पी। तो इस तरीके से 6 कंडीशन बनेंगी। तो अपनी फर्स्ट कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लोगे तो इमेज हमेशा फोकस पॉइंट पे बनेगी। बियॉन्ड सी पे लेंगे तो बिटवीन सी एंड एफ पे बनेगी, वहीं एट सी पे लेंगे तो एट सी पर ही बनेगी। बिटवीन सी एंड एफ लेंगे तो बियॉन्ड सी बन जाएगी इमेज। और अगर आप एट एफ पे लोगे तो एट इन्फिनिटी पे जाके बनेगी इमेज। वहीं बिटवीन एफ एंड पी पर लोगे देन बैक साइड ऑफ मिरर बनेगी, मतलब बिहाइंड द मिरर बोल दो आप। तो ये 6 कंडीशंस हैं, ये अपने को देखना है। तो पहली कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कोई रे लेके आ गए, जैसे ये इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे ही सिमिलरली ये भी कोई पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास आउट होंगी फोकस पॉइंट से। तो इसकी इमेज कहां बन गई, फोकस पॉइंट पे। कैसी है, नेचर रियल है, इन्वर्टेड है, और पॉइंटेड साइज का इसका डायग्राम बनेगा। इसका साइज कैसा बनेगा, पॉइंटेड का। नाउ नेक्स्ट जो है उसमें दिया है व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, कहां पे ले रहे हैं ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड सी। तो मान लो मैंने यहां पे इसको ले लिया, ऑब्जेक्ट को कहां ले लिया, 1 मिनट रुकना, पेन की साइज थोड़ी चेंज कर देता हूं, इसको इरेज करता हूं, और पेन की साइज चेंज हो जा भाई। हाँ, तो ये मान लो मैंने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट इधर ले लिया। तो अब यहां पे मैंने 4 रूल पढ़े थे, उनमें से कोई भी मैं रूल कर सकता हूं। तो पहला रूल मैं ले रहा हूं कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा फोकस पॉइंट से पास आउट होगी। दूसरा रूल, वैसे तो सी से पास आउट करके सी पे निकाल सकते हैं आप चाहो तो इस तरीके से, तो ये दोनों यहां कट कर देंगी, और चाहो तो एफ से निकाल के और फिर पैरेलल निकाल के यहां कट करवा सकते हो, है ना। लेकिन मैं ज्यादातर हमेशा पोल से और फोकस पॉइंट पे ही लेता हूं। तो मैं ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं कि ये पोल पे आई और आने के बाद में ये वापस रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। तो ये यहां पर कर रही है, मतलब बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। ओके, तो इस एरो की साइज देखो और इस एरो की साइज देखो। ये ऑब्जेक्ट वाला जो एरो है लेंथी है एज कंपेयर टू इमेज एरो जो है। तो इसका मतलब ये इमेज बन रही है एफ एंड सी के बीच में, रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉल साइज का है। कैसा है, स्मॉल साइज। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो है अपने पास, ऑब्जेक्ट कहां लेना है अब, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, सी पे ले लेते हैं, मतलब ये अपना ऑब्जेक्ट सी पे ले लिया, देन यहां से पैरेलल लूंगा और एफ से निकाल दूंगा।
सिमिलरली एक पॉइंट मैंने कहा था कि चारों में से मैं सिर्फ 2 ही रूल यूज में ले रहा हूं, पी पे और पैरेलल वाला, तो ये यहां पे कट करेगा सी के ऊपर, तो इस तरीके से ये सी पे कट कर रहा है। दोनों के एरो की लेंथ इस बार सेम होगी, तो मतलब सेम साइज, रियल इन्वर्टेड है और एट सी पर ही इमेज बनेगी। इसकी ये एरो जरूर डाल देना, अदरवाइज मार्क्स कटते हैं इसके भी और इनकम्प्लीट डायग्राम माना जाता है। नाउ नेक्स्ट, जो आपका यहां आप ऑब्जेक्ट को ले रहे हो बिटवीन सी एंड एफ, ये मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया बिटवीन सी एंड एफ, तो वही पैरेलल फोकस पॉइंट से पास आउट कर दी और ये अपन ने ओ से निकाल के और ये पोल से वापस कट कर दिया, तो दोनों की दोनों रे यहां पर कट कर रही, मतलब बियॉन्ड सी। इस बार देखो ये एरो छोटा है और ये लेंथ है, तो मतलब इनलार्ज हो गई, शेप कैसी होगी, इनलार्ज, रियल और इन्वर्टेड है और बियॉन्ड सी पे इसकी इमेज बन रही है। नाउ नेक्स्ट, यहां पे एरो जरूर डाल लेना। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो है आपकी व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, इस बार कहां ले रहे हैं ऑब्जेक्ट को, एफ पर ले रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट ले लिया एफ पर, ठीक है। अब यहां से पैरेलल लाइन निकाली और पोल से पास आउट कर दी। सिमिलरली यहां पे एक पोल पे लिया और ये सॉरी फोकस पॉइंट से पास आउट की थी और ऐसे ही पोल पे लिया और पोल से सेम एंगल बनाती हुई आगे बढ़ गई, तो ये अपने को यहां तो दिख नहीं रही, ऐसा सोच लिया कहीं इन्फिनिटी पे जाके एक दूसरे को ये मीट करेंगी, तो ये बहुत ज्यादा लंबा एरो बनेगा इस बार, तो हाईली इनलार्ज हो गया, रीइलिमिनेटेड हो गया और पोजीशन हो गई इन्फिनिटी। नाउ नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, लास्ट, जो कि आपकी है अगर आप ले लेते हो ऑब्जेक्ट को कहां पर, एफ एंड पी के बिटवीन, तो ये मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहां पर ले लिया, तो वही पॉइंट की पैरेलल गया और फोकस पॉइंट से निकाल दिया, इधर पी पे गया और इधर। इस बार ये दोनों एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगे तो इसके लिए क्या करें, इनको अपन पीछे इंक्रीज करते हैं, इसको मैंने इधर इंक्रीज कर दिया और इसको यहां पर इंक्रीज कर दिया। इस बार देखो मुझे पहली बार डॉटेड लाइन से इनको मीट करना पड़ा, तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, कैसी, वर्चुअल। और वहीं अगर एरो की बात करें अपन, तो ये वाला एरो जो है इमेज एरो, इस एरो के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, इसलिए इन लार्ज बोला है और सीधा भी है। पीछे जो डायग्राम बनाए उसमें एरो ऐसे टर्न कर रहा था, मतलब वो इन्वर्टेड थे, जबकि ये कैसा है, इरेक्ट है, तो वर्चुअल इरेक्ट, इन लार्ज और बिहाइंड द मिरर। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका, ये 6 इसके डायग्राम थे, अब इसका है यूज। अब क्या है इनके यूजेज, कहां कहां पे यूज लेते हैं, तो सबसे पहले इसका यूज जो बताया है, यूज इन टॉर्चेज, जो अपने टॉर्च आती हैं घरों में यूज लेते हैं जब अंधेरा वगैरह हो जाता है, उसके अंदर इसका यूज होता है। सर्च लाइट में, व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं उनके जो हेडलाइट है उनके अंदर भी इसी का यूज किया जाता है, क्योंकि ये पावरफुल बीम लाइट बना के डार्कनेस को अवे करती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। वहीं जो आपके डेंटिस्ट होते हैं उनके पास भी जो मिरर है वो कनकेव मिरर ही होता है। सेविंग मिरर में भी यही है, और सोलर फर्नेस जो सोलर लाइट्स वगैरह बनाते हैं वहां पर भी इसी का यूज लेते हैं। आई होप इसके यूजेज जो दे रखे हैं अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब देखते हैं अपन कनकेव, तो कंप्लीट कर लिया कन्वेक्स के रूल, कि कन्वेक्स के क्या क्या रूल हैं, वही 4 रूल उसके लिए होंगे। फर्स्ट रूल, कि जब कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन वो कन्वेक्स में हमेशा डाइवर्ज होगी, मतलब ये कोई पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के आने के बाद, ये तो पिछली बार क्या होता था कि वो ऐसे फोकस पॉइंट से पास आउट करती थी, लेकिन अब ये ऐसे डाइवर्ज होता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से अवे जाती है, तो ऐसे में अपन इसको इंक्रीज करके पीछे वाले फोकस पॉइंट पे मीट करवाएंगे। ओके, तो ये तो है इसका फर्स्ट रूल। और इसी तरीके से इसका सेकंड रूल कर लेते हैं। यही रे मान लो पैरेलल ले आऊं, है ना, तो जैसे ये कोई फोकस पॉइंट पे रे आई, ऐसा सोच रहे हैं सिर्फ क्योंकि आगे यहां पे मीट करना पड़ता है इसमें, और इधर से वापस ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाए, ये और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे के। ओके, तो ये इसका उल्टा हो जाता है,
वहीं जो थर्ड रूल जो था सी वाला, उसके अंदर है कि अगर आप सी पे लेके आओगे, कहां लेके आ रहे हो, सी पर, तो ऐसे कोई रे आ रही है सी पे, तो जैसे आएगी वैसे के वैसे रिटर्न हो जाएगी, बस अपन इसको आगे ऐसे इंक्रीज करके सी पे मीट करके दिखा देंगे। ये था इसका थर्ड रूल। और फोर्थ रूल आपको पता ही है, जो सिमिलर वही कनकेव मिरर में आया था, सेम वही है कि जैसे आप यहां पर लेके आ रहे हो पी के ऊपर कोई रे, तो वो सिमिलरली इसी साइड में वापस रिटर्न करके आ जाएगी सेम एंगल के साथ। ओके, तो ये थे इसके 4 रूल। बट यहां पे सबसे खास बात ये रही कि कन्वेक्स के अपने को सिर्फ 2 ही डायग्राम सीखने पड़ेंगे, ज्यादा डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट तो है आपका, आपको यहां पर देखना है पहला कि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो, मतलब कि ये कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो आप इस साइड में इसको रिफ्लेक्ट कर दोगे। सिमिलरली एक रे यहां पे नीचे ले लो, तब ये भी इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इस साइड से इसको फोकस पॉइंट पे मीट कर दो, है ना, तो पॉइंटेड साइज की बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल मतलब कि डॉटेड लाइन है इसलिए वर्चुअल, और कहां पे बन रही है, एट एफ पर और बिहाइंड द मिरर। सिमिलरली अगली 6 जो अपन ने रूल पढ़े थे पिछले उसमें, ऐसे अपने को यहां पर 6 रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यहां आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही इमेज रूल पढ़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि और तरीके से इसकी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। जो उसके अंदर आप बार बार बोल रहे थे ना कि बियॉन्ड सी, एट सी, वो सब यहां पे लेने की जरूरत नहीं है। यहां सिर्फ एक तो है एट इन्फिनिटी जो भी अपन ने ऊपर देखा है, और वहीं एक है इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं पर भी ले लो। जैसे मान लो ये कहीं पर भी अपन ने पॉइंट लिया, तो ये रे आई, आने के बाद में इस साइड से ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई, देन इसको इंक्रीज करके अपन एफ पर मीट करवा देंगे। एक सेम मान लो इस तरीके से पीपीआई इस साइड से चली गई, देन इसको आप इंडिकेट करके यहां पे दिखा सकते हो। तो ये दोनों मीट कर रहे हैं पी एंड एफ के बीच में, तो इमेज तो बन जाएगी पी एंड एफ के बिटवीन, और वर्चुअल इरेक्ट होगी, और साइज में ये एरो लंबा है ये छोटा है, तो मतलब स्मॉल साइज हो जाएगी। आप चाहो तो इसी डायग्राम को थोड़ा रिकरेक्ट करके भी बना सकते हो, ये भी सही है रूल के अकॉर्डिंग, और ऐसे भी बना सकते हो कि पैरेलल आई, तो आपने ऐसा किया और एफ पर मीट करवा दिया। ओके, सिमिलरली एक रे भेज दी आपने मान लो सी के ऊपर, कहां भेज दी, सी पे, ये पास आउट होकर यहां से सीधी मान लो सी पे मिल रही, तो देन भी ये पी और एफ के बीच में कट कर रही है, जैसे है वैसे वैसे निकल गई। नेचर वही रहेगा, वर्चुअल इरेक्ट, स्मॉल साइज, क्योंकि अपन तो यहां पे रूल फॉलो कर रहे हैं इनके। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कि अपन इनका कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज होता है रियर व्यू ऑफ मिरर इन व्हीकल्स, जो आपकी गाड़ियां हैं जितनी भी, वहां पर इसका यूज किया जाता है पीछे का बैकग्राउंड देखने के लिए। और हमेशा ये इमेज इरेक्ट दिखाएंगी, डायमिनिस्ट इमेज होगी, और वाइडर व्यू होता है पीछे का फील्ड देखने के लिए। इसलिए खास तौर पे जो अपने व्हीकल्स हैं उसमें कन्वेक्स मिरर ही यूज में लेते हैं। अगला इसका यूज जो है ट्रैफिक फैसिलिटी जो होती हैं वहां पर भी ब्लाइंड टर्न वगैरह के अंदर इनका यूज किया जाता है, और शॉप्स वगैरह जो हैं जहां पर सिक्योरिटी पर्पज होता है, एटीएम वगैरह जैसे, वहां पर भी कन्वेक्स मिरर का ही यूज लिया जाता है। आई होप इस लेक्चर में जो मैंने कुछ बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में अपन करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ज़्यादा इसे शेयर करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।